नमस्कार, आप देख रहे हैं बड़ी बहस। मैं हूं आपके साथ पूजा यादव। आज जिस मुद्दे पर हम बड़ी बहस करने जा रहे हैं, दरअसल उस मुद्दे के बाद, उस घटना के बाद मेरा दिल बहुत दुख रहा है और मैं बार बार ये सोच रही हूं कि कब तक हम इस तरह के मुद्दों को लेकर बहस करते रहेंगे। कब वो मौका आएगा जब हम बात करेंगे कि यूपी की पुलिस सुधर गई है, महिला सुरक्षा के दावे और हकीकत में अब कोई फर्क नहीं रहा। वो दिन कब होगा? लेकिन ऐसी तस्वीरों को देखने के बाद लगता है कि वो दिन बमुश्किल ही कभी सामने आएगा। बदायूं कांड ने खाकी को एक बार फिर से दागदार कर दिया, इसलिए हम कह रहे हैं गुनहगार खाकी। जी हाँ, एक बार फिर से यूपी की पुलिस सवालों के घेरे में है। बदायूं में इस बार 50 साल की महिला के साथ पहले हैवानियत का पूरा खेल खेला गया। उसकी आत्मा को कचोटा गया, उसके शरीर को शत विक्षत तक कर दिया गया, उसे मौत के घाट उतार दिया गया। लेकिन उसके बावजूद भी यूपी की पुलिस जागती नहीं है, उसकी रूह कांपती नहीं है। उसे अपना धर्म याद नहीं आता, उसे अपनी जिम्मेदारी याद नहीं आती। लेकिन जब पूरा मामला मीडिया में सामने आता है और जब उस पूरे मामले की संवेदनशीलता को समझाने की मीडिया इस समाज को कोशिश करता है, तो फिर यूपी की पुलिस कार्रवाई करने में जुट जाती है। पूरा मामला जब सामने आता है तो सीएम योगी बेहद नाराज हो जाते हैं और घटना को अत्यंत निंदनीय बताते हैं। सीएम योगी ने साफ कहा कि दोषियों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। सीएम योगी के रुख से तो ये साफ है कि पीड़िता को इंसाफ मिलकर रहेगा। विपक्ष को सरकार पर लेकिन हमला बोलने का मौका फिर से मिल चुका है। पर सवाल यही है कि बदायूं गैंगरेप के 48 घंटे बाद तक यूपी की पुलिस क्यों सोती रही? पुलिस ने महंत को क्यों बचाया? पहले रिपोर्ट, फिर इसी बड़े मुद्दे को लेकर होगी बड़ी बहस। बदायूं में शर्मसार हुई इंसानियत। गैंगरेप के बाद महिला की हत्या। बदायूं पुलिस का अमानवीय चेहरा बेनकाब। वारदात के 48 घंटे तक गूंगी बहरी बनी रही पुलिस। क्या मिशन शक्ति को बर्बाद करने पर तुली है पुलिस? बदायूं में एक बार फिर इंसानियत शर्मसार हुई। 50 साल की महिला के साथ पहले गैंगरेप और उसके बाद उसे मौत के घाट उतार दिया गया। वारदात के बाद महिला सुरक्षा पर एक बार फिर बहस छिड़ गई है। सियासत भले सरकार पर सवाल उठाए, पर एक बात तो साफ है कि पुलिस महिला सुरक्षा को लेकर उतनी गंभीर नहीं जितना उसे होना चाहिए। वारदात के बाद भी बदायूं पुलिस गूंगी बहरी बनी रही। बदायूं पुलिस पर आरोप है कि गैंगरेप के 48 घंटे बाद तक आरोपी महंत को पुलिस ने बचाया। हालांकि सरकार के संज्ञान लेने के बाद ताबड़तोड़ एक्शन हुए। यहां लापरवाही बरतने के आरोप में उघैती के थाना प्रभारी राघवेंद्र को सस्पेंड भी किया गया। बदायूं के लिए एसटीएफ की टीम को लगाकर त्वरित कार्रवाई के निर्देश भी दिए गए। इस मामले में 3 लोगों के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज हुआ। अब तक 2 लोगों की गिरफ्तारी भी हो चुकी है, पर मुख्य आरोपी अब भी फरार है। थाना क्षेत्र में एक 50 वर्षीय महिला की संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मृत्यु के संदर्भ में सेक्शन 376D और 302 IPC के अंतर्गत मुकदमा कायम किया गया था। इस मुकदमे में एक अभियुक्त की गिरफ्तारी कर ली गई है और इसी प्रकरण में प्रारंभिक जांच में लापरवाही बरतने के दोषी पाए जाने के कारण तत्कालीन जो थाना प्रभारी हैं उन्हें निलंबित किया जा रहा है। सीएम योगी ने घटना को बताया अत्यंत निंदनीय। वारदात के बाद सीएम योगी ने ट्वीट कर लिखा कि बदायूं की घटना अत्यंत निंदनीय है। अभियुक्तों के खिलाफ कठोरतम कानूनी कार्रवाई होगी। एडीजी जोन बरेली को घटना के संबंध में रिपोर्ट पेश करने और यूपीएसटी को विवेचना में सहयोग करने हेतु निर्देशित किया गया। घटना के दोषियों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। जहां सीएम योगी दोषियों को किसी भी हाल में बख्शने की बात कर रहे हैं, तो वहीं सियासत भी जोरदार है। मायावती से लेकर प्रियंका गांधी तक सब ने ट्वीट कर सरकार को घेरा है। प्रियंका ने ट्वीट कर लिखा है, हाथरस में सरकारी अमले ने शुरुआत में फरियादी की नहीं सुनी। सरकार ने अफसरों को बचाया और आवाज को दबाया। बदायूं में थानेदार ने फरियादी की नहीं सुनी। घटना स्थल का मुआयना तक नहीं किया गया। महिला सुरक्षा पर यूपी सरकार की नियत में ही खोट है। मायावती ने ट्वीट कर लिखा कि उत्तर प्रदेश के बदायूं जिले में एक महिला के साथ हुई सामूहिक दुष्कर्म और हत्या की घटना अति दुखद और अति निंदनीय है। राज्य सरकार इस घटना को गंभीरता से ले और दोषियों को सख्त सजा मिले ताकि ऐसी घटना की पुनरावृत्ति न हो। बीएसपी की ये मांग है। बड़ा सवाल यही कि क्या बदायूं गैंगरेप के 48 घंटे बाद तक आरोपी महंत को पुलिस ने बचाया? सीएम योगी के मिशन शक्ति को बर्बाद करने पर तुली है क्या पुलिस? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 इंडिया।
सरकार ये बार बार दोहराती रही कि महिला सुरक्षा हमारी प्राथमिकताओं में है, लेकिन उस सब के बावजूद भी यूपी की पुलिस सरकार की छवि को खराब करने में कोई कमी नहीं छोड़ती। इस तरह के मामलों में जहां संवेदनशीलता होनी चाहिए, वहां पुलिस की संवेदनहीनता देखने को मिली। पहले हाथरस कांड और अब इस पूरे मामले के बाद बदायूं कांड में पुलिस की जो लापरवाही सामने आई है और जो पुलिस का रवैया रहा, उसने एक बार फिर से पुलिस की फजीहत करा दी है। हम फिर दोहरा दें कि हम ये नहीं कह रहे कि यूपी पुलिस के सभी अधिकारी और कर्मचारी निकम्मे हैं, लेकिन कुछ निकम्मों के चलते पूरी बिरादरी पुलिस महकमे की बदनाम हो रही है। अब या तो ऐसे पुलिस कर्मचारियों को बाहर का रास्ता दिखा देना चाहिए या फिर सबको सुधर जाना चाहिए, वरना एक मछली जैसे पूरे तालाब को गंदा करती है, ऐसे ही पुलिस के कुछ अधिकारी कर्मचारी पूरी पुलिस बिरादरी को बदनाम करती है। चर्चा की शुरुआत करते हैं। शबनम पांडे, प्रवक्ता बीजेपी, वीरेंद्र सिंह, पूर्व मंत्री कांग्रेस, कपिल श्रीवास्तव, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी, सूर्य कुमार शुक्ला, पूर्व आईपीएस, प्रियंका राणा, सामाजिक कार्यकर्ता, सभी का स्वागत है। पूर्व आईपीएस जल्दी हमारे साथ में होंगे, लेकिन शुरुआत बीजेपी से कर लेते हैं। शबनम पांडे जी, आपकी जोर आजमाइश, आपके दावे, आपके वादे, सरकार की नीयत और सरकार की नीति, और दूसरी तरफ पुलिस का वो रवैया जिसके कारण से फजीयत होती है यूपी की। सवाल उठते हैं यूपी में कि बेटियां सुरक्षित कब होंगी। और चलिए, सुरक्षा के साथ साथ दूसरा बड़ा सवाल ये है कि अगर उनके साथ ऐसी विभत्स घटना घट भी जाए तो पुलिस का रवैया कब सुधरेगा। ये बहुत ही घृणित और शर्मसार करने वाली घटना घटी है, और इस घटना घटने में उससे भी ज्यादा शर्मसार ये इस बात से हम होते हैं कि कहीं न कहीं जिन पुलिस वालों को हमारी सुरक्षा का पूरा दायरा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने दिया है, वही पुलिस वाले कहीं न कहीं इसमें सेंध लगा रहे हैं। जिस तरीके से चौकी प्रभारी ने विलंब किया और घटना को तोड़ मरोड़ के पेश करने की पूरी पुरजोर कोशिश की, ये एक घृणित कार्य भी है, और साथ साथ कहीं न कहीं किसी भी तरीके से ऐसे घृणित कार्य करने वाले सरकारी अधिकारियों को नहीं बख्शने का जो ठेका मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लिया है, आज इस बात से साफ समझ आता है कि उनका ये कड़ा रुख सही था। और देखिए, जैसे सरकार के संज्ञान में आया, सरकार ने कड़े कदम उठाए हैं, इस कहा है, और अभियोजन अच्छी तरीके से हो, फास्ट ट्रैक में हो, इसका भी किया है। और शबनम पांडे जी, अगर सब कुछ सरकार ने करना तो फिर इस पुलिस महकमे की जरूरत क्या है? जब आपकी साख को बट्टा लगाने के लिए अधिकारी बैठे हैं तो फिर ऐसी पुलिस की जरूरत क्या है? देखिए, ऐसे पुलिस अधिकारियों को बाहर करने का पुरजोर कार्य चल रहा है और लगातार चल रहा है। आप देख रहे हैं कि सिस्टम जो सड़ गल गया था उसको दुरुस्त करने के लिए चलिए वापस लौटते हैं शबनम के पास में। कपिल श्रीवास्तव तक भी आवाज नहीं जा रही है। पूर्व मंत्री कांग्रेस हमारे साथ में लगातार बने हुए, उनका रुख कर लेते हैं। वीरेंद्र सिंह जी, ये यूपी में खैर रेप, गैंग रेप की वारदातें नहीं तो नहीं है, लेकिन सवाल ये कि एक तरफ सरकार कहती है कि हम महिला सुरक्षा को लेकर बहुत ज्यादा सजग हैं और हमारी प्राथमिकता में है ये मुद्दा, उसके बावजूद भी ऐसी घटनाएं बार बार सामने आती हैं। चलिए, घटना है तो घटना है, उसके बाद पुलिस का जो ये रवैया है अपराधियों के प्रति, ये उनको सवालों को घेरे में लाकर खड़ा कर देता है। क्यों? वीरेंद्र जी, वीरेंद्र जी, सवाल सुना आपने मेरा? शायद उन तक भी आवाज नहीं पहुंच रही है। लेकिन प्रियंका जी, आप और हम तो ना जाने कितनी बार इस तरह के मुद्दों को लेकर चर्चा कर चुके हैं। सरकारें चाहे किसी की भी हो, तमाम दावे हमेशा यही होते हैं कि महिला सुरक्षा प्राथमिकता है, पर उसके बावजूद भी तस्वीर ऐसी की ऐसी है। सरकारें बदल गई, लेकिन ना तो ये रेपकांड थम पाए हैं और ना ही पुलिस का ये लचा रवैया सुधर पाया है। जी पूजा, और आप देख रहे हैं कि देखिए
इच्छा शक्ति होना बहुत ज़रूरी है। और पहले हम कहते थे कि अपराधियों के अंदर खौफ होना चाहिए, पर मुझे तो लगता है शायद पुलिस कर्मियों में भी खौफ होना ज़रूरी है सरकार का, क्योंकि आप जिस तरह से एफआईआर नहीं लिखी जाती है, अभी हाथरस का जो केस है वो पूरी तरह से सॉल्व भी नहीं हुआ है और एक ये नया केस सामने आ गया है। तो कब तक महिलाओं को इस तरह से प्रताड़ना झेलनी पड़ेगी, उनको इस तरह से मारते रहेंगे ये लोग अपराधी, और इन लोगों के अंदर खौफ भी नहीं है। किस तरह से पुलिस जो है अपनी ढिलाई करती है, और जब जो पीड़िता है वो मर जाती है, उसके बाद जब ये जो केस हाईलाइट होता है उसके बाद भी आप एफआईआर नहीं करते हैं और इतनी ढिलाई हो जाती है कि तीनों आरोपी वहां से भाग जाते हैं। उसके बाद आज आकर के वो 2 पकड़े गए हैं, अभी तक 1 पकड़ा भी नहीं गया है। तो किस तरह की हमारी पुलिस है, किस तरह का प्रशासन चल रहा है, और हर चीज के अंदर सिर्फ योगी जी आकर के ये बोले कि भाई आप इनको सख्त कार्रवाई करो, और जो प्रवक्ता हैं वो सिर्फ निंदनीय कह करके अपना पल्ला झाड़ लें। तो मुझे लगता है कि अब बस बहुत हो चुका है, क्योंकि हर बार पहले यही जो बीजेपी थी, वही कैंडल मार्च जब निर्भया का केस हुआ था तब ये लोग भी खड़े हुए थे और उन्होंने बहुत बड़े बड़े दावे किए थे, और उन्हीं दावों की वजह से हम लोगों ने एक बहुत बड़ा मेजॉरिटी से इन लोगों को बिठाया था कि कहीं ना कहीं महिला सुरक्षा एक बहुत बड़ा मुद्दा था, और खासतौर से उत्तर प्रदेश के अंदर। और अगर उसमें भी ये विफल हो जाते हैं, इतने आपने स्कीम्स लॉन्च करी, आपने मिशन शक्ति किया, लेकिन वो मिशन शक्ति भी आप देख लीजिए, उसमें बहुत सारी चीजें थी, वहां पे नुक्कड़ एक्ट करके लोगों को जागरूक करना था, बहुत सारे आपको अभियान चलाने थे, लेकिन वो कहां पर है, जमीनी हकीकत कहां तक पहुंचा है वो आप नहीं बताएंगे। तो बहुत सारी चीजें हैं, सिर्फ आप दावे करके, सिर्फ स्कीम्स ला करके उनको कहीं इंप्लीमेंटेशन नहीं करना, और जिस तरह से प्रशासन ढिलाई करता है, कार्रवाई नहीं होती है, महिलाएं थाने में जाती हैं, सिर्फ आप दिखा करके कि हम बहुत कार्रवाई कर रहे हैं, तो इस तरह से काम नहीं चलेगा। इच्छा शक्ति बिल्कुल नहीं है, और मुझे तो लगता है कि आपने जो वो दावे किए थे वो आप खुद ही भूल गए हैं। जो आपने नारे दिए थे, महिला सम्मान में बीजेपी मैदान में, बहुत हुआ नारी पर वार, अब की बार बीजेपी सरकार, तो वो सब चीजें अब वो खो गई हैं। आप लोग, मुझे लगता है कि वो सब मुद्दे ही भूल गए हैं। तो अब अगर अभी भी आप नहीं जागते हैं तो ये दुर्दशा जो नारियों की होती आ रही है वो ही आगे होती जाएगी। ये जंगल राज कल भी था, आज भी है, किसी भी सरकार में जो नारी की स्थिति है वो ऐसी ही बनी रहेगी। तो मुझे तो लगता है कि अब जो महिलाएं हैं उनको आगे आना पड़ेगा, और हर चीज के लिए हम लोग कैंडल मार्च निकालें, और हर चीज के लिए कैंडल मार्च निकाल के हमने क्या हासिल कर लिया? और पूजा, कैंडल मार्च का दरअसल जो फायदा मिल जाता है वो पॉलिटिकल पार्टीज को मिल जाता है। अंडा आंदोलन के बाद में हमने निर्भया के लिए आंदोलन देखा, पूरा देश इकट्ठा हो गया, पूरे देश में हमने देखा न पुरुष न महिला न बच्चे पीछे थे और ना ही बुजुर्ग पीछे थे, सब सड़कों पर थे। लेकिन उसके बाद क्या हुआ? उनमें से ही हो सकता कि कोई रेपिस्ट हो। आप कैसे अंदाजा लगाएं, आप कैसे रोक सकते हैं? बार बार उस दौरान में आवाज उठी कि फांसी का फंदा, ऐसे अपराधियों को सिर्फ फांसी का फंदा, फांसी के फंदे पर भी लटका दी निर्भया के जो दोषी थे उनको। उसके बाद कितने लोगों ने सबक ले लिया, और कितने दोषियों को मिलता है फांसी का फंदा? पूजा, यहाँ तो दिक्कत ये है कि कैंडल मार्च और आंदोलन से भी नहीं कुछ हो रहा है। हाथरस में कितना बड़ा कांड हुआ, लेकिन उसके बाद जो अपराधी थे उनकी सपोर्ट में एक कम्युनिटी आ जाती है, और वहीं पे लड़की के घर के सामने बैठ करके धमकियां दी जाती हैं। उसके बाद भी आप कार्रवाई नहीं करते हैं, तब भी पुलिस वहीं पे पास में खड़ी होकर के ये सब चीज देखती रहती है। सिर्फ सीएम योगी आते हैं और वो कहते हैं कि कार्रवाई होगी, और उनके इंटरफेरेंस से फिर कार्रवाई होती है। तो आखिर हर जगह सीएम योगी कहां तक जा सकते हैं? क्यों प्रशासन काम नहीं करता है? क्यों वहां के विधायक काम नहीं करते हैं? क्यों हम लोगों ने इतने वोट बैंक के अपने जो प्रतिनिधि वहां भेजे हैं वो क्या कर रहे हैं? क्या खाली सारा जिम्मेदारी सीएम योगी की बनती है? क्या प्रधानमंत्री की बनती है? क्यों नहीं काम करते हैं? मैं प्रियंका आपके पास आती हूँ। वीरेंद्र सिंह जी, कांग्रेस की सरकार जब दिल्ली में गई तो उसकी सबसे बड़ी वजह निर्भया कांड था, और उस निर्भया कांड के बाद कांग्रेस सत्ता से बेदखल हो गई, लेकिन उसके बावजूद भी आज तक वो मुद्दे निपटे नहीं हैं। आज भी बेटियां असुरक्षित हैं, आज भी पुलिस का रवैया वही है। ये रुकेगा कब और कैसे? वीरेंद्र जी, कपिल श्रीवास्तव का रुख कर लेते हैं। कपिल जी, आप लोग भी खूब पिछली बार हाथरस कांड के दौरान में सड़कों पर उतरे थे और सरकार को भी खूब घेरा, पुलिस भी खूब निशाने पर आई, लेकिन हैरत की बात है कि इतनी तमाम कोशिशों के बावजूद भी, बल्कि मीडिया ने भी खूब फजीहत की पुलिस की, उसके रवैये को चलते, उसका जो लापरवाह रवैया था उसी के चलते उसकी खूब फजीहत हुई, लेकिन ये पुलिस सुधरती क्यों नहीं है? कि
अभी भाजपा प्रवक्ता हमारी कह रही थी कि योगी जी बहुत सख्त कार्रवाई करते हैं। हाथरस का ही मुद्दा जो आपने उठाया, आप वहीं से देख लीजिए कि अभी जांच चल रही थी, एसआईटी जांच कर रही थी, लेकिन एडीजे लॉ एंड ऑर्डर आखिर किसके उस पर खड़े होकर के बोले थे कि कोई रेप नहीं हुआ, और जब सीबीआई इंक्वायरी हुई तो चार्जशीटेड हुए कि नहीं हुए। तो ये सारी चीजें योगी जी की सरकार में तो एक हिंदू बच्ची से उसका अंतिम संस्कार छीन लिया जाता है, और हाई कोर्ट के फटकार के बाद भी सीएम साहब को हटाया नहीं जाता, अभी हाल में हटाए गए हैं। तो ये सीधे सारी चीजें बता रही हैं कि योगी सरकार किम कर्तव्य विमूढ़ या तो हो गई है किसी कारण से, और या योगी सरकार को अनुभव नहीं है प्रशासन चलाने का। दो में से एक चीज है, क्योंकि आप देख लीजिए कि जब भी कोई ऐसी कार्रवाई होती है योगी जी बड़ा सख्त लेंगे, योगी जी बड़ा ये करेंगे। आप बताइए इतनी पर घटना, आपका मैं ये सवाल बीजेपी के पास लेकर जाऊंगी, मैं आपका ये सवाल बीजेपी के पास लेकर जाऊंगी, लेकिन कपीश जी जहां तक मेरी जानकारी है, कपीश जी एक सेकंड, क्योंकि बात यहाँ पर सत्ता की हो रही है, तो मैं एक सवाल आपसे भी पूछना चाहूंगी। मैं आपका सवाल तो बीजेपी के पास लेकर जाऊंगी क्योंकि जिम्मेदारी उनकी बनती है और सवाल उनसे पूछे जाएंगे, लेकिन जहां तक मेरी उत्तर प्रदेश को लेकर जानकारी है, मेरी जानकारी के मुताबिक उत्तर प्रदेश में जब आप सत्ता से बाहर हुए तो उसमें सबसे बड़ा मुद्दा महिला सुरक्षा भी था, और पिछले उस दौरान में दो कुछ ऐसे मामले सामने थे जिसके बाद में आपकी सरकार की भी खूब फजीहत हुई थी। मेरा ये सवाल पूछने का मकसद ये है कि सरकारें तो कहती हैं कि हम बिल्कुल महिला सुरक्षा को लेकर एकदम कड़े हैं और हमारा रुख बहुत ही स्पष्ट है, पर फिर ये मामले थमते क्यों नहीं है? ये मामले इसलिए थमते हैं कि जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार जीरो टॉलरेंस की नीति लेकर आती है और राम राज्य की स्थापना का वादा गंगा जल उठा करके करती है और झूठ बोल करके सत्ता में आती है, तो यही होता है। अब देखिए कारण क्या है कि इनको रिस्पांस सिस्टम जो हम लोग ने 100 दिया था, राजनीति करके 112 कर दिए, और 112 नंबर की पुलिस जो है वो 18 घंटे बाद वादी के घर पहुंच सकी है, जबकि 18 घंटे पहले सूचना दी गई थी। और योगी राज में अब मंदिर सेफ नहीं है, मंदिर के पुजारी को कृत्य कर रहे हैं। आखिर बताइए कि कितना हमारे समाज पे कितना बड़ा कलंक लगा, और 18 घंटे तक पुलिस ने क्यों आखिर उसके घर नहीं जा सकी, क्यों आखिर गिरफ्तारी नहीं कर सकी? क्योंकि जानती है पुलिस की किनकी सरकार चल रही है, उनको बुरा लगेगा। तो आप ये कह रहे हैं रेपिस्ट का साथ देती है बीजेपी? सारी चीजें खुल जाती है तब दिक्कत होती है। आप ये कह रहे हैं कि रेपिस्ट का साथ दे रही है बीजेपी? भारतीय जनता पार्टी की पूरी सरकार ने 18 घंटे मुसलसल दिया है, क्योंकि ये निर्भया कांड से भी विफल घटना है। बात तो सामने आ गई, उसी क्रूरता का परिचय जो अवयस्क बच्चों ने दिया था, यहाँ पे एक अधेड़ के द्वारा वो भी पुजारी जो आदर्श की सीट पर बैठ करके करता है, वो योगी सरकार में दे रहा है। इससे विफल घटना और क्या हो सकती है? शबनम पांडे जवाब दीजिएगा इस बात का। मुझे जी देखिए, हमारे भाई कपिल जी जिस तरीके का आरोप लगा रहे हैं, मुझे लगता है कहीं ना कहीं उनकी जो मानसिकता है, उनके सरकार के समय में जिस तरीके का कार्य प्रणाली था, उस मानसिकता के तौर पे वो अपने तरीके से सही आकलन कर रहे होंगे। लेकिन आपने देखा कि जहाँ जैसी योगी के को ये सूचना मिली, उनके संज्ञान में आया, उन्होंने त्वरित कार्रवाई की और बहुत कड़ी कार्रवाई। अगर सारे काम सीएम को ही करने हैं तो मैं वही कह रही हूँ, फिर सिस्टम की जरूरत क्या है? निश्चित तौर पे इसी बात पे मैं आ रही हूँ। देखिए, कहीं ना कहीं जो पुलिस की, मैं सभी पुलिस अधिकारियों के लिए नहीं कहूंगी, लेकिन जो पुलिस अधिकारी इस तरीके की लापरवाही और इस तरीके का कुकृत्य करके साथ देने का काम कर रहे हैं, ये संस्कृति हमारे समय में नहीं उत्पन्न हुआ। तो फिर किसकी संस्कृति है ये? यही मैं बताना चाहती हूँ। लंबे समय से उत्तर प्रदेश में जो सरकारें रही, उन्होंने पुलिस में ये संस्कृति स्थापित कर दी थी। तो आप कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी, बसपा और कांग्रेस की देना ये संस्कृति? और हम लगातार 4 सालों में नहीं, आप ये कह रहे हैं कि पुलिस जो इतनी बेशर्म है, जो ये पुलिस इतनी बेशर्म है, जिसके कई उदाहरण सामने आ चुके, मैं फिर दोहरा रही हूँ कि सारी पुलिस को हम एक जैसा नहीं करें, लेकिन कुछ लोगों के चलते पूरी पुलिस बिरादरी बदनाम हो जाती है। वीरेंद्र जी, शबनम पांडे कह रही हैं कि आप लोगों की देन है ये जो पुलिस की इतनी बर्बरता है और जो ये इतनी बेशर्मी पुलिस दिखाती है, वो दरअसल आप पिछली पार्टियों की देन है। देखिए पूजा जी, शासन इकबाल से चलता है और उत्तर प्रदेश सरकार का इकबाल पुलिस की नजर में खत्म हो चुका है। आप देख रही हैं कि शासन सत्ता थाना
ये सब बजरंग दल के लोग, भारतीय जनता पार्टी के लोग और जो सत्ता संगठन के साथ बैठे हुए हैं लोग, वो लोग चला रहे हैं। अभी आपने पिछले दिनों की घटनाएं देखी, एक जूता बेचने वाले को किसी बजरंग दल के कार्यकर्ता के कहने पर, वो ब्रांडेड जूता था, उसको ठाकुर जूता का नाम दे करके सांप्रदायिकता फैलाने की बात हुई और उसको उल्टे ही बुलंदशहर में वहाँ का थाना अध्यक्ष, वहाँ का जो पुलिस के अधिकारी हैं, उन्होंने उसको 24 घंटे से ज्यादा समय से बच किया। जब ये मीडिया में बात आई तो शायद उसको छोड़ा गया और अभी उसको कहा जा रहा है कि आप निगरानी में हैं। जहाँ तक सवाल उठता है कि जब कोई बुलंदशहर में सीओ मारा गया तो बजरंग दल के कार्यकर्ता उसमें जो है आरोपित हुए और वो जब लौट करके आए तो यही भारतीय जनता पार्टी के लोग, प्रशासन के लोग उसको फूल मालाओं से लाद दिए। आपने हाथरस के घटना का जिक्र किया। हाथरस के घटना में जिस तरीके से आरोपियों को बचाने के लिए जिलाधिकारी और अन्य पुलिस कर्मियों को बचाया गया, न कि उन्हें दंडित किया गया, किसने बचाया? कौन बचा रहा है? हौसले बुलंद हुए। कौन बचा रहा है? लोगों को न्याय मिलना मुश्किल हो गया। कौन बचा रहा है? यूपी सरकार में कौन वो लोग बैठे हैं जो पुलिस को बचा रहे हैं? कैसे बचाया गया? आपने देखा कि इससे पहले जो है तमाम ऐसी घटनाओं में शासन के द्वारा, अधिकारियों के द्वारा, शबनम पांडे, ऐसे अपराधियों को पुलिस बचाती है और ऐसी अपराधी पुलिस को बीजेपी सरकार बचाती है। कांग्रेस के आरोप देखिए, कांग्रेस के आरोप लगाए कि वो अपने गिरेबान में झांक के देखे कि उनके समय में उन्होंने क्या क्या करनी थी और किस तरीके से। हमने तो कानूनों को भी मजबूत किया, तमाम ऐसी योजनाएं उतारी हैं जिसपे हर प्रयास कर रहे हैं कि इस तरीके से महिलाओं को सुरक्षा मिले और महिलाओं को न्याय मिले, महिला सशक्तिकरण में कहीं भी कोई कसर हम नहीं छोड़। आपने जो है कि इस तरीके का कानून किया जिससे कि मैं बहुत देश में सांप्रदायिक वातावरण बने। मेरी बात सुन लीजिए। अरे मुझे मैं आप दोनों के पास वापस लौटती हूँ। मेरे साथ सूर्य कुमार शुक्ला जी भी काफी देर से लगातार बने। मैं आती हूँ आप लोगों के पास। मैं आती हूँ ये मुद्दा राजनीतिक नहीं है। मैं नहीं चाहती कि आज हम किसी भी राजनीतिक बहस के अंदर फंस जाए। मैं चाहती हूँ बहुत हो गया अब ये सब। अब कब तक इस तरह के मुद्दों को लेकर बहस करते रहे? सूर्य कुमार शुक्ला जी, आजादी के बाद से लेकर आज तक इतने आंदोलन हो गए महिला सुरक्षा को लेकर, लेकिन उसके बावजूद भी हम वही लकीर पीटे जा रहे हैं, हासिल कुछ नहीं हो रहा। क्यों? और सबसे ज्यादा बदनामी पुलिस विभाग के ऊपर क्यों लगती है? पुलिस महकमे में ऐसा कहां खोट है कि जिस जिम्मेदारी के लिए उनको तैनात किया जाता है उस जिम्मेदारी से मुंह मोड़ लेते हैं वो लोग? शुरू करता हूं पूजा जी कि पुलिस के ऊपर आपको लगता है कि जिम्मेदारी से मुंह मोड़ लेते हैं, ये बात सही नहीं है। वास्तविक बात यह है कि अगर 100 केस होते हैं तो उसमें जो केस बिगड़ गया, यानी कि किसी पुलिस वाले ने कोई गड़बड़ी कर दी या किसी से कोई गलती हो गई, तो उसकी इतनी चर्चा हो जाती है कि लगता है कि बाकी सारे लोगों का प्रयास फेल है। मैं आपको बताता हूं कि लगभग 5 लाख लोगों की मदद रोज 112 नंबर की गाड़ियां जब मौके पर पहुंचती हैं, तमाम महिलाएं जिनको शराब पीकर उनके पति पीटते हैं तुरंत वो फोन करती हैं और पुलिस पहुंचकर उनकी मदद करती है। इतना ही नहीं, तमाम जो महिलाओं पुरुषों के बीच छेड़खानी की घटनाएं होती हैं उनमें 10-90 की गाड़ियां पहुंच के मदद करती हैं। आपको रोकूंगी। पुलिस के प्रवक्ता बन गए हैं और योगी आदित्यनाथ के भी प्रवक्ता बन गए। मैं आपसे माफी के साथ आपको रोकते हुए एक सवाल पूछना चाहूंगी। का प्रवक्ता नहीं सुनिए, बन गया हूं मैं भी। एक सेकंड कपीस जी, एक सेकंड। सूर्य कुमार शुक्ला जी, लेकिन अगर कुछ लोगों को आदत आप हो बिल्कुल जाती सही है कह रहे हैं नेगेटिव दिखने की। सूर्य कुमार शुक्ला जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि कई जगहों पर पुलिस काम करती है। मेरी बात सुनिए सूर्य कुमार शुक्ला जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि पुलिस कई जगह पर काम करती है। मियां बीवी के झगड़े सुलझा देती है पुलिस, लेकिन एक औरत जिसके साथ में गैंगरेप हुआ, वो औरत जिसके प्राइवेट पार्ट पे लोहे की रॉड डाल दी गई, फिर कपड़ा घुसेड़ दिया गया, उस औरत के दर्द को पुलिस नहीं समझ पाती, पति पत्नी के झगड़े सुलझा लेती है। इसको क्या कहा जाए? बिल्कुल, आपने जो कहा
वो कभी कभी ऐसा प्रोजेक्ट किया जाता है जैसे पुलिस ने कोई जुर्म कर दिया। अरे हालत ये है कि पहले आप ताजुब करिए कि जिस देश में 6 लाख मुकदमे सजा देने के लिए अदालत में पेंडिंग 18 घंटे हो गए, क्या शुक्ला जी किस तरीके की बात कर रहे हैं? कितने एनकाउंटर हो जाते हैं ना शुक्ला जी, कितने एनकाउंटर हो जाते हैं? निवेदन करता हूं कि जब आप बोल रहे थे तो मैंने एक लफ्ज नहीं बोला, तो ये सभ्यता का मानक नहीं है कि जब दूसरा कोई बोल रहा हो तो आप बीच में बोलने लगे। तो प्लीज मेरी बात खत्म होने दीजिए, फिर आप जो कहेंगे मैं भी सुनूंगा। इसलिए जो डिबेट का स्तर है उसको ऊपर रहने दीजिए और सब लोग एक दूसरे की सम्मान रखते हुए व्यक्तिगत आक्षेप और आरोप लगाना बहुत आसान है और इसी में सारा टीवी डिबेट डिरेल हो जाता है और एक साथ कई कई लोग बोलने लगते हैं। मैं कहता हूं जब तक इस देश में समय से दंड अपराधियों को नहीं मिल जाएगा, समय से कारावास और उनकी, बल्कि ये भी कहूंगा कि अपराध ना हो ये पब्लिक की उम्मीद है, तो हमारा क्रिमिनल इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट जो अभी तक बना ही नहीं है, जब तक हम क्रिमिनल इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट की कहां कौन क्राइम होने वाला है, जब ये सिस्टम जब तक नहीं डेवलप कर देंगे और जो अपराधी गलती कर चुके हैं उनको जब तक क्रिमिनल रिफॉर्मेशन का काम, यानी कि जेलों के अंदर खाली बंद न रखा जाए बल्कि उनको पूरी तरह कारागार सुधार प्रशासन की भावना के अनुरूप सुधारा जाए, काउंसलिंग करके, दवाओं के द्वारा, अन्य तरीकों से दंड तो तब मिलेगा जब मामला दर्ज होगा। और एक और बात हाथरस कांड में भी वही हो रहा था। मैं सूर्य कुमार शुक्ला जी आपकी बात का बहुत सम्मान करती हूँ, आप उस महकमे से रहे हैं, लेकिन मेरा सवाल इसलिए आपसे है क्योंकि आप उस महकमे का हिस्सा रहे हैं, तो आप उसकी नस नस को बाकी और लोगों से बेहतर तरीके से समझते हैं। आपने कहा दंड मिले, दंड तो तब मिलेगा जब मामला दर्ज होगा। बदायूं कांड में क्या हुआ? 48 घंटों तक परिवार वालों को धुतकार दिया गया, थाने से उनको बाहर भगा दिया गया। तो जब दंड दर्ज नहीं होगा तो अपराधियों को कौन सी सजा मिलेगी? बिल्कुल बिल्कुल पूजा जी, आप सही कह रही हैं कि इस तरह की घटनाएं कई बार होती हैं कि एफआईआर लिखने में विलंब किया गया, लेकिन इस पर कारण क्या है, इसकी जड़ में जाना पड़ेगा आपको हमको कि इसलिए विलंब होता है कि वो दरोगा, वो इंस्पेक्टर ये डर जाता है कि अगर हमारे थाने में क्राइम की संख्या बढ़ गई तो इसी आधार पर हमको सजा दे दी जाएगी कि इतने अपराध क्यों हो गए। हम लोगों को अपना मानक बदलना पड़ेगा कि क्राइम हो तो ये नहीं पूछा जाएगा क्या कितना हो गया, पिछले साल की तुलना में कितना हो गया। हम लोग बहुत सालों से इस बात की पैरवी कर रहे हैं क्राइम को रोकना, कि कार्रवाई क्या हुई, पुलिस महकमे की जिम्मेदारी है ना। ये मैं आपके पास वापस लौटती हूँ, बहुत देर से कपिल श्रीवास्तव कुछ कहना चाह रहे, प्रियंका राणा, मैं सबके पास वापस लौट रही हूँ, मुझे मजबूरन छोटा सा ब्रेक यहाँ पर लेना होगा। लेकिन देखिए ये तो सवाल उठेगा कि आप ये बोलें कि उनके पास दबाव होता है, लेकिन अगर उस दबाव को देखा जाए तो फिर तो उनको अपनी वर्दी छोड़ देनी चाहिए, क्योंकि उनका धर्म उनके लिए पहले होना चाहिए। जब हम अपने धर्म के लिए इतना मरते हैं तो किसी भी सामाजिक सेवक का धर्म सबसे पहला होता है, उसको जो ड्यूटी दी गई है वो उसको पूरा करे। अगर उस धर्म को वो नहीं पूरा कर रहा तो फिर किस बात की ये वर्दी है, छोड़ देना चाहिए। बहुत से लोग ये बोल रहे हैं कि गुनहगार खाकी बोलकर अब सरकार को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन देखिए सरकार से तो सवाल पूछे ही जाएंगे, लेकिन फिलहाल जिसकी गलती है उन गलतियों को उजागर किया जाएगा। जब पिछली बार हाथरस कांड के दौरान में सरकार से सवाल पूछने की जरूरत थी तो हम उनसे भी सवाल पूछ रहे थे, लेकिन आज सवाल सीधे तौर पर पुलिस से पूछे जा रहे हैं और इसलिए पुलिस की कार्यप्रणाली को लेकर हम बार बार सवाल उठा रहे हैं। क्योंकि जब सरकार ये कहती है कि साहब हम तो सख्ती कर रहे हैं, आप मिशन शक्ति लेकर आ गए, ऑपरेशन दुराचारी, इसके अलावा आप 1090 की सेवा लेकर आ जाते हैं, हमारे साथ में जो IPS पूर्व बैठे हुए हैं उनकी ओर से कहा गया कि पुलिस तत्परता से काम भी करती है, लेकिन हमने फिर भी पूछा कि पति पत्नी के झगड़े तो सुलझा लिए जाते हैं, वो तो सामाजिक तौर पर भी सुलझा जा सकते हैं, लेकिन जिसके साथ रेप हुआ, जिसकी हत्या कर दी गई, जिसके परिवार वालों को धुतकारा गया, उसका का। चर्चा की फिर से शुरुआत करते हैं, मेहमान हमारे साथ में लगातार बने हुए हैं। कपिल श्रीवास्तव जी ब्रेक पर जाने से पहले कुछ कह रहे थे और प्रियंका जी आप कुछ कहना चाहते थे। कपिल श्रीवास्तव जी बोले, क्या क्या कहना चाह रहे थे आप? बातें कही थी और शायद शुक्ला जी ने उस समय सुना नहीं था, इसलिए थोड़ा सा जल्दी से मैं उसको रिव्यू कर देता हूँ कि बुलंदशहर के कांड के अंदर SIT की जांच चल रही थी। ADG लॉ एंड ऑर्डर जो एक आदर्श के पदों पर पद पे बैठे हैं, वो इन्वेस्टिगेशन को प्रभावित करने के लिए कह दिए कि कोई सीमेंस नहीं पाया गया, इसलिए कोई रेप नहीं हुआ। जबकि हमारे सूर्यकांत जी बहुत अच्छे तरीके से जानते होंगे कि सीमेंस का पाया जाना बलात्कार के लिए आवश्यक नहीं होता।
ये एकदम सेट रूल है। एविडेंसेस वो जानते हैं, बहुत अच्छी तरीके जानते हैं कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम के तहत किस तरीके से एविडेंस को क्रिएट किया जाता है। दूसरी चीज मैं कहता हूं कि सुबोध सिंह की हत्या हुई थी, सुबोध सिंह के मामले में योगी सरकार ने क्या कार्रवाई की? यही कि जब शिखर अग्रवाल बाहर आया तो उसको फूल माले से लाद दिया गया और उसको जो है भारतीय जनता पार्टी ने एक पद दे दिया था। वो तो बड़ा हंगामा हम लोगों ने जब किया तो उसको पद से हटाया गया। इसी तरीके से वीरप्पन की भी पुत्री को वहां दे दिया। तो ये भारतीय जनता पार्टी है, इसको बचत करने की आवश्यकता नहीं है। और मैं ये पूछ रहा हूं कि सरकार के काम के ही आईना आती है पुलिस। अगर रिस्पांस सिस्टम जिसको 15 मिनट के अंदर रिस्पांस करना था वो 18 घंटे में रिस्पांस कर रहा है तो ये मंदिर के अंदर किया गया रेप था, एक महंत के द्वारा किया गया रेप था, उसके शागिर्दों के द्वारा किया गया एक रेप था। तो किसकी सरकार चल रही है? उसका आभा मंडल क्या है? सबको मालूम है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार का जो है वो संतों और इस तरीके के लोगों से कैसा हो रहा है। चाहे वो आशाराम बापू से लेकर के राम रहीम से लेकर के जिस तरीके की चीजें रही हैं, बड़े बड़े नेता जाके पैर छूटे रहे हैं। तो पुलिस की क्या, पुलिस तो अदना से कार्यकर्ता है। क्या एसआई कर पावेगा? क्या थाना अध्यक्ष ले पावेगा कि मुख्यमंत्री के आभा मंडल पे जा पावेगा? और 18 घंटा मुख्यमंत्री को सूचित होने में लग गया। 18 घंटे से मुख्यमंत्री सो रहे थे क्या? जब ये पता चलेगा कि निर्भया कांड से भी विभत्स घटना हुई है, ये छिप नहीं सकती है, मीडिया ने पूरे प्रकाश में ला दिया, तो अब आप कह रहे हैं कि हम पुरजोर कार्रवाई करेंगे। तो जब धत तेरी मछली तभी योगी सरकार सुनती है। और आपने देखा हाथरस के अंदर कि डीएम अब हटाया गया, डीएम को बहुत पहले हटा देना चाहिए था। सरकार ने मीडिया तक को नहीं घुसने दिया। राजनीतिक दलों की तो बात छोड़ दीजिए, संवैधानिक अधिकारों को उन्होंने ताक पर रख दिया। भारत की संविधान की ध्वजियां इसी उत्तर प्रदेश सरकार ने उड़ाई और जिसका आईना हाई कोर्ट ने और सुप्रीम कोर्ट ने दिखाया था। तो सूर्यकांत जी, कम से कम इसका विश्लेषण करते समय आप सरगर्भित रूप से इस पर भी प्रकाश डाला कीजिए, क्योंकि चंद मछलियां ही सही, अगर वो गंदी हैं तो उनको बदलने की जिम्मेदारी शासन और सत्ता की है। योगी जी को जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। शबनम पांडे जवाब देंगे इस बात का? गंदगी को साफ करने का जिम्मा आपका है। स्वच्छता अभियान के जरिए सड़कों पर स्वच्छता और टॉयलेट बनवा देने से स्वच्छता नहीं आएगी। समाज के अंदर स्वच्छता लाने के लिए पहले पुलिस में सफाई करनी होगी। देखिए पूजा जी, जिस तरीके से इस मुद्दे पे कपिल जी राजनीति कर रहे हैं कि सरकार ऐसे देखिए, अरे हमने तो राजनीति की नहीं, हमने आपके सरकार के कुकृत्यों को बताया है। अगर उन्होंने ना किया हो तो बताइए। सुनिए, सबके आप बताइए, एडीजी लॉ एंड ऑर्डर ने एसआईटी की जांच के समय पे ये कहा कि नहीं था? शबनम जी कह दीजिए कि नहीं था, तो हम मान लें कि हम गंदी राजनीति का हिस्सा है। फिर तो डिबेट होगा नहीं। आप हर किसी के बीच में बोल रहे हैं कि सपा नहीं, आप अगर हमने आपके उन तथ्यों को दिया जो मीडिया पे भी आया, लोग हैं तो भी आप कह रही हैं कि हम राजनीति कर रहे हैं। इतनी गंभीर मुद्दे पे आप हम कह रही है कि राजनीति कर रहे हैं। आपको शेम नहीं आ रही है? आपको शर्म नहीं आ रही है? या तो वही बोल रहे, मैं चुपचाप। कपिल जी सुन लीजिए पहले एक बार, बोलिए शबनम पांडे। देखिए, जिस तरीके से ये आरोप लगा रहे थे, अपराधी कोई भी है। मैं नहीं कहती कि अपराधी सपा का है, बसपा का है, कांग्रेस का और बीजेपी का। अपराधी न किसी समाज एंटी सोशल एलिमेंट होते हैं। ये किसी पार्टी के नहीं, किसी के अपने नहीं होते, अपने परिवार के नहीं होते। ये कहीं ना कहीं समाज को संचार करने वाले लोग होते हैं। तो अगर अपराधी को ये किसी पार्टी से जोड़ते हैं तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से इनके शासन काल में जवाहर कांड हुआ था, उसमें इन्होंने क्या किया था, इनकी सरकार की कितनी लापरवाही थी। अगर ये राजनीति करेंगे तो तमाम ऐसे वहाँ कौन सी इस तरह की विभत्स घटना घटी थी और हम लोगों ने उसको खाली भी कराया। 3 दिन के अंदर सारी चीजें सामने आ गई थी। आप कहाँ पर राजनीति को लेकर के जा रही है? राजनीति तो आप कर रही है, आप अपनी कृत्यों पर पर्दा डालने की कोशिश कर रही है। निर्भया से भयंकर कांड हुआ है। अगर किसी और सरकार में हो गया होता तो आप उत्तर प्रदेश और भारत में आग लगा देते। आप लोग वो लोग हैं। मत बनाइए, डिबेट है, एक बार में बोलने दीजिए, मेरे बोलने के बाद आपको जो बोलना है बताइए। आप एक महिला होते हुए, एक महिला सम्मान से आप राजनीति हावी हो रही है आपके ऊपर। कपिल जी, सम्मान की जगह राजनीति कपिल जी, लेकिन सवाल तो आपकी सरकार पर भी खूब उठते रहे थे। आपकी सरकार में कौन सा महिला की सुरक्षा सुनिश्चित कर पाए थे आप? क्या उस दौरान में मामले सामने नहीं आ रहे थे? सवाल मेरा ये है कि सरकारें बदलती रहती हैं,
सरकारें खूब ये दावा करती हैं, पर उसके बावजूद भी तस्वीर क्यों नहीं बदलती? तब आपसे ऐसे सवाल पूछे जा रहे थे, आज इनसे आप ही सवाल पूछ रहे हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं एक चीज कहना चाहूंगा, पूजा जी आपने प्रश्न किया, आप उत्तर ले लीजिए। त्वरित कार्रवाई अब आप उत्तर ले लीजिए। शबनम जी आप चुप हो जाइए, मैं उत्तर दे दूं। हमने प्रश्न किया है। आजम खां हो। मैं एक बात सीधी सी बात कह रहा हूँ, राम राज्य की स्थापना करने की बात योगी राज ने किया। गंगा जल हाथ उठाने कहा कि 0% टॉलरेंस की नीति रखेंगे। इन्होंने ये जब शपथ ली और देश को धोखा दिया, प्रदेश को धोखा दिया, तो इनकी जिम्मेदारी बनती है। हमने तो एग्जीक्यूशन की कार्रवाई। ये तो कह रहे हैं कि जड़ें आपने बोई हैं। 6 नंबर दिया। ये तो कह रहे हैं कि इसकी जड़ें आप लोगों ने बोई हैं। आज पुलिस की इस हालत के जिम्मेदार आप लोग हैं। पुलिस के इस रवैये के लिए जिम्मेदार आप लोग हैं। बीजेपी तो ये कह रही कि आपने बनाया पुलिस को ऐसा। हम लोगों ने इनोवा दिया और हर चीज दिया। महिलाओं के लिए 10 नंबर 90 नंबर दिया, जिसमें इन्होंने समर्थ कर दिया। तो आप बताइए, राजनीति ये कर रही है कि समाजवादी पार्टी कर रही है? केवल भ्रष्टाचार से पनपाते थे। आज और दूसरा पर्दा करने की शबनम पांडे, ये सब कहकर आप बच तो नहीं सकती हैं। शबनम पांडे, ये सब कहकर आप बच तो नहीं सकती हैं। सत्ता पर आप काबिज हैं। सवाल ये है कि जब आपकी नीति और नियत बहुत ही साफ है, तो पुलिस की नीति और नियत को आप उतना साफ और स्पष्ट क्यों नहीं कर पा रही हैं? अभी आपने सुना पूर्व IPS हमारे साथ में सूर्य कुमार शुक्ला, वो क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि साहब, दरोगा और थानेदार तो कई दफा इसलिए परहेज कर जाते हैं किसी FIR को लिखने के लिए, क्योंकि उसी आधार पर उनके खिलाफ कार्रवाई होती है। इसलिए अपने आप को बचाने के चक्कर में वो उस अपराधी को छोड़ देते हैं। अधिकारी बच नहीं सकता। पूजा जी, अगर कोई भी अधिकारी अपने पद पे है तो उसे 100%। शबनम पांडे जी, मामला सामने आने के बाद शबनम पांडे जी, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगी। जब कुलदीप सेंगर का केस हुआ था, तब साक्षी महाराज जी हाथ जोड़ करके उनको धन्यवाद देने गए थे। आप ऐसे अपराधी को तो क्या आप मैसेज देते हैं आवाम को, और ऐसे जो ऑफिसर हैं वो क्यों नहीं डरे? हालांकि मैं इसके बिल्कुल खिलाफ हूं, क्योंकि अधिकारी को शपथ दिलाई जाती है वो किसी से डरना, और उनका सबसे पहला धर्म होता है कि कार्रवाई करें और पीड़िता को बचाएं। लेकिन अगर वो नहीं करते हैं, लेकिन वो ये भी बात सच है कि आपके जो नेता हैं वो उनका भी इन्फ्लुएंस बहुत रहता है। शबनम पांडे जी, इसको एक्सेप्ट कीजिए, जो आपके नेता हैं अगर वो ही अपराधियों से मिलने जाएंगे, उसके लिए आप क्या कहेंगी? आपने अपनी पार्टी के अंदर कुछ तो आपने मैसेज दिया होगा, कुछ तो योगी जी ने भी कहा होगा कि भाई इस तरह के अपराधियों के पास ना जाइए। हाथ जोड़ करके आप धन्यवाद, बर्थडे पर आप उनको बधाई देते हैं, तो किस तरह का मैसेज है? बीच सड़क पर लड़कियों को चला दिया जाता है, पुलिस कार्रवाई नहीं करती है, किसका काम है ये? पहले तो आपने, अब तो 4 साल हो चुके हैं, अब तो इलेक्शन भी आने वाले हैं, तो अब पुरानी सरकारों को कोसने से क्या होगा मैडम? अब तो आपकी जिम्मेदारी बनती है ना। बनाए हुए गड्ढे को जब भी कोई मकान बनाइए, ये मजबूत तो आपने पहले क्यों नहीं बता दिया था? जब गंगा जल उठा के शपथ ले रही थी राम राज्य का, तो आपने क्यों नहीं कह दिया कि आपको 40 साल चाहिए, कि नेहरू जी ने खराब कर दिया पूरा देश? देखिए, शोर मचाने से नहीं है, आप खुद बताइए। अरे हम मेरिट की बात पूछ रहे हैं आपसे। वीरेंद्र सिंह जी, इनके तो बहुत सारे सवाल हैं, आप बताइए। पुलिस को सुधारने के लिए और पुलिस में संवेदनशीलता को लाने के लिए क्या करना होगा? पूजा जी, जरा पूछिए पार्टी क्या तैयार है? जितने प्रवक्ता बैठे हैं, क्या कोई पार्टी तैयार है कि अगर हम पावर में आएंगे, हम अगली बार पावर में आएंगे, तो पुलिस पर नियंत्रण ऐसा सामाजिक सभी पार्टियों। सूर्य कुमार जी, आपकी आवाज नहीं आ रही, मैं आपके पास वापस लौटती हूँ। वीरेंद्र जी, कोई पार्टी है जो जड़ में नहीं जा रही है? जड़ ये है कि पुलिस राजनीतिक पार्टी जो चुनी हुई होती है उसके अंडर में काम करती है, और आदर्श अपनी जगह हैं। लेकिन मैं जानता हूं, आप भी जानती हैं कि पहले आप अपने टेलीविजन चैनल की नौकरी कर रही हैं, उसकी जो आदेश होंगे उसका आपको पालन करना होता है। क्या सरकार के आदेश है कि अपराधी को छोड़ दीजिए? पुलिस को भी समझ लीजिए कि पुलिस अपने अधिकारियों के, जो राजनीतिक पार्टी होती है, वो कानून की सीमा के अंदर जितना संभव होता है वो काम करती है। कोई पार्टी है जो ये दावा कर दे कि हम आल पार्टी एक ऐसा सामाजिक नियंत्रण सिस्टम लाएंगे कि पुलिस पूरी निष्पक्षता से काम न कर सके, उस पर किसी दलीय राजनीति का प्रभाव न हो? तो आप ये कह रहे हैं कि पुलिस दबाव में होती है? इसमें कहने वाली
आप ये कह रहे हैं कि पुलिस अगर इतनी असंवेदनशीलता दिखा रही है तो उसकी वजह सरकार में बैठे लोग हैं, कुर्सी पर बैठे लोग हैं, उनके दबाव के चलते कार्रवाई नहीं करती पुलिस। अरे मैं आगे की पुलिस सुधारों की बात कर रहा हूं। मैं तो जहां तक वर्तमान आपने स्थिति की क्योंकि बात वर्तमान है, का जिक्र किया मैं ना, आपको भरोसा दिलाता हूं वर्तमान कि के जिक्र पिछले के हिसाब से पुलिस को काम करने के लिए सबसे बड़ी अवरोधक सरकार है। इसकी दृष्टि से अपराधों की स्थिति शबनम में पांडे, बहुत ऐसा है क्या? सुधार आया है। आप लोग दरअसल अब सबसे अगर बड़ा अवरोधक हैं। जिसकी भी सरकार होती है, पुलिस की बेड़ियां वो लोग तैयार करते हैं और ठीकरा पुलिस के सर फोड़ते हैं। शबनम पांडे, पुलिस की पूजा तो जी, जितनी इस तरीके घटनाएं के बहाने लगा के न पुलिस कर सकती है, न और पुलिस कह की दीजिए पैरवी फला मैं जगह ये करूंगी, हुआ, फला क्योंकि जगह ये हमारी हुआ, सरकार इसलिए पूरी पुलिस तरीके से पारदर्शिता के साथ पीड़िता को न्याय दिलाना और अपराधियों से कड़ी कार्रवाई करना, ये हमारी सरकार का काम है। और हमारी सरकार ऐसा ही दबाव बनाती है कि एक भी व्यक्ति न्याय के बगैर बच न पाए, उन्हें न्याय मिलना चाहिए। अगर तो सवारी 48 घंटे लगाता है तो उससे कौन सा दबाव है, खुल के बोले। हमारी सरकार कभी कोई दबाव नहीं बनाई, पिछली सरकारें बनाती रही होंगी या उसका कुछ स्वार्थ रहा होगा चौथी इंचार्ज का, पर निश्चित तौर पे सरकार संज्ञान में आते ही उस पे तो आप हर मामले में संज्ञान लेकर कार्रवाई करते हैं। इतने इस तरह के कितने मामले सामने आ चुके हैं जहां पर आप मामले में संज्ञान लेते हैं और कार्रवाई करते हैं, फिर उसके बाद क्या होता है? वही ढाक के 3 बात। आप संज्ञान में लेकर मामलों पर कार्रवाई करते रहिए, लेकिन ये सही तरीका तो नहीं है ना। कितने मामलों पर आप संज्ञान ले लेंगे और कितने मामले मीडिया तक पहुंच जाएंगे? बाकी उन बेटियों का क्या जिनकी आवाज बाहर ही नहीं आएगी समाज में? पूजा जी, आप ये मानती हैं कि हमारी सरकार में जितने अधिकारी और कर्मचारियों को लापरवाही बरतने में, कोताही बरतने में, मैं आती वीरेंद्र जी, बीजेपी ये कह रही है कि हमारी सरकार कम से कम मामले में सुनवाई तो करती है, हमारी सरकार संज्ञान लेकर कार्रवाई करती है। पिछली सरकारों में तो ये भी नहीं होता था, इन्होंने की आदतें खराब। देखिए पूजा जी, आपका ध्यान मैं निर्भया कांड की तरफ ले जाना चाहता हूँ। और जिस तरीके से निर्भया कांड में विपक्षी लोग जो तमाम सरकार में हैं, सड़कों से लेकर के और धरना प्रदर्शन तक नंगा नाच किया था, जिस पर सरकारें भी चली गई। मैं कहना चाहता हूँ ये निर्भया कांड का दूसरा स्वरूप है। सरकार सचेत हो जाए, क्योंकि यहाँ भी FIR करने में 24 घंटे से ज्यादा देरी हुई है और इसमें एक महंत इन्वॉल्व है मंदिर का, जिसके कारण सरकार उसको बचा रही है। अच्छा, महंत के चक्कर में तो नहीं कि पुलिस ने परहेज किया हो? कि संविधान में FIR करने पर कहीं मनाही नहीं है और पहले जब कोई प्रथम सूचना रिपोर्ट लेके जाता है तो उसे दर्ज करना चाहिए। लेकिन ये पुलिस के अधिकारी, सुशील कुमार शुक्ला जी भी अधिकारी रहे हैं, ये जानते हैं कि वो अपने स्तर से पहले उसको नाप तौल करता है और नाप तौल करने के बाद उसके जो है कि जो सत्ता पक्ष का जो कितना दबाव है, सत्ता पक्ष के विरोध में तो नहीं जाएगा, इसका आकलन करता है, तब वो मुकदमा दर्ज करता है या मुकदमा दर्ज करने में हीला हवाली करता है। आप ये कह रहे हैं कि मेहनत की वजह से, क्योंकि वो मेहनत था इसलिए पुलिस परहेज कर रही थी। नहीं है और निरंकुश हो गई है और तमाम जो है कि अपराध जो है कि उत्तर प्रदेश में हो रहे हैं। NCRB की रिपोर्ट देख लीजिए, महिलाओं पर अपराध का जो प्रतिशत है, वो ग्राफ है, वो लगातार बढ़ रहा है। हत्या, चोरी, डकैती, जो है बलात्कार, ये तमाम घटनाएं प्रतिदिन हो रही हैं। ये किस मुंह से जो है इस बात को कह रही कि कार्रवाई हो रही है? मैं भाजपा के प्रवक्ता के दिए गए बयानों से मैं बहुत ही आहत हूं कि इस तरीके की महिला होकर के वो सरकार को बचाने की नियत से पुलिस को बचा रही है। उसको तो खड़ा होना चाहिए। आप लगता है तुमसे कम है, मैंने है उस पर महिला एक होने के नाते
उनको कटघरे में खुद सरकार को और पुलिस को खड़ा करना चाहिए। हमारी सरकार कभी न पुलिस या किसी भी लापरवाह अधिकारी को बचाने का काम नहीं करती। सूर्य कुमार शुक्ला जी, ये कांग्रेस के अभी जो हमारे साथ में नेता बैठे हैं उन्होंने ये कहा कि क्योंकि पुलिस जब कार्रवाई करती है तो पहले पूरा आकलन करती है, तो इस केस स्टडी में आपको क्या लगता है, क्योंकि अपराधी महंत है इसलिए क्या पुलिस परहेज कर रही थी कि ये मामला बहुत सेंसिटिव हो जाएगा? महंत के नाम पर तुम्हारे देश में राजनीति किस चरम तक होती रही ये हम बखूबी जानते हैं। क्या एक बहुत बड़ा रीजन ये है इस पूरे मामले में पुलिस की इस लापरवाही का? पूरी डिटेल में जानकारी न हो, मुझे कोई टिप्पणी करना उचित नहीं है, लेकिन ये बात सही है अपनी जगह कि कई मामलों में व्यक्तिगत रूप से पुलिस के कर्मचारी इस प्रकार की लापरवाही करते भी हैं। और ये भी बता दूं पूजा जी कि वो दंडित होने का प्रतिशत भी बहुत हाई होता है, यानी कि सजा भी पाते हैं, लेकिन वो इस डर से कि अरे ज्यादा क्राइम हो जाएगा तो हमको वैसे भी सजा मिल जाएगी कि तुम्हारे थाना क्षेत्र में बहुत क्राइम हो रहा है, तो इस कारण मैं हटा दिया जाऊंगा। इस डर से सूर्य कुमार शुक्ला जी, उस एरिया में क्राइम कम करने का जिम्मा तो वहां के पुलिस क्षेत्र अधिकारी के ऊपर ही है ना। पुलिस महकमे का गठन क्राइम को कम करने के लिए ही हुआ, कानून का इकबाल बुलंद हो इसलिए इस महकमे का गठन हुआ। अगर वो इकबाल बुलंद ना कर पाए तो उसकी तो नौकरी जानी चाहिए। बिल्कुल पूजा जी, मैं आपसे निवेदन करूंगा कि इतनी ही बहादुरी और दृढ़ता से ये भी कहिए कि अगर कोई क्राइम इस तरह का होता है तो 15 दिन, महीना भर, 2 महीना के अंदर उस मुलजिम को सजा मिल जानी चाहिए। बिल्कुल मिलनी चाहिए। मुख्यमंत्री जी, कोई मंत्री जी, कोई ये कह सकता है? आप तो महीने 2 महीने की बात कर रहे हैं, मैं तो कहती हूँ कि ऐसे क्राइम में तुरंत प्रभाव से कार्रवाई होनी चाहिए। ऐसे दरिंदों को रहने का अधिकार ही नहीं है जो समाज के लिए इतना बड़ा खतरा है। कपिल श्रीवास्तव, जल्दी से फाइनल कमेंट। 154 सीआरपीसी के साथ जो है वो एफआईआर दर्ज होती है, और जब संज्ञेय मामला प्रथम दृष्टया बनता है तो उनको तुरंत रजिस्टर मामले को कर लेना चाहिए, क्योंकि अब तो इस पर पेनाल्टी की भी चीजें आ गई। दामिनी केस के बाद वो संशोधन हो गया है। अब तो मैं एक बात ये कह रहा हूँ कि 18 घंटे के बाद आखिर क्यों इन्होंने दिया? ये घटनास्थल तक पर भी पुलिस नहीं गई इस चीज को देखने के लिए। और जो योगी आदित्यनाथ जी अपनी भद्द पिटने से बचाने के लिए रासुका हर मामले में लगा रहे हैं, तो उनको काइंडली इंफॉर्मेशन दे दें कि हर मामले में अगर आप रासुका लगाएंगे तो पोषणीय नहीं होगी। और दूसरी चीज, ये इतना संज्ञेय मामला है, वाइटल पार्ट ऑफ बॉडी के अंदर जो है चोटकारित की गई है और उससे मृत्यु हुई है, इसमें फांसी की। चलिए, सभी का बहुत शुक्रिया। मेरे पास वक्त नहीं है, माफी चाहूंगी। सभी का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। जिनको कम वक्त दे पाई उनसे भी माफी मांगूंगी। बहुत शुक्रिया। बहुत ही अहम आज विषय था और हमारी इस कोशिश के जरिए हम दरअसल सरकार तक ये आवाज पहुंचाना चाहते हैं कि सत्ता पर आप काबिज हैं, कम से कम जो वादा किया उसको निभाइए। पुलिस का इकबाल बुलंद होना चाहिए, कानून का इकबाल बुलंद होना चाहिए, लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं कि पुलिस भी खुद दबाव में होती है। अगर दबाव करके नौकरी करनी है तो फिर ऐसी नौकरी को त्याग देना चाहिए, क्योंकि अगर आप अपने धर्म को, अपनी ड्यूटी को, अपनी सेवा को भूल गए तो फिर आपको वर्दी पहनने का कोई अधिकार नहीं। और यही राजनेताओं के ऊपर भी एप्लीकेबल है। ऐसे अपराधियों को जीने का कोई अधिकार नहीं है। मैं बहुत ही दृढ़ता के साथ में ये बात टीवी स्क्रीन के जरिए आपके साथ साझा कर रही हूं कि ऐसे अपराधियों के लिए फांसी का फंदा ही एकमात्र सजा है। नमस्कार।